हेलो दोस्तों, जो हमारी नर्सिंग रिसर्च की बुक्स लिखी है डॉक्टर एस के शर्मा ने, वहाँ से हम यूनिट बाय यूनिट डिस्कस कर रहे हैं एमसीक्यू। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट यूनिट से एमसीक्यू कौन से आ सकते हैं नोट सेट या किसी भी नर्सिंग एग्जाम में। पहला, मोस्ट ऑब्जेक्टिव मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग नर्सिंग नॉलेज इज थ्रू, मीन्स कि नर्सिंग नॉलेज को हम जो ऑब्टेन करते हैं उसका बेस्ट मेथड्स कौन सा है। ठीक है, तो जो नॉलेज एक्वायर करते हैं वो टू टाइप से होता है। पहला होता है स्ट्रक्चर्ड मेथड, ठीक है, कौन सा मेथड? स्ट्रक्चर्ड मेथड्स, ठीक है। सेकंड होता है अनस्ट्रक्चर्ड मेथड्स, कौन सा? अनस्ट्रक्चर्ड मेथड। जो स्ट्रक्चर्ड मेथड्स होता है जिसमें आता है पहला लॉजिकल रीजनिंग, कौन सा आता है? लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। इसमें टू आते हैं, ये बहुत क्वेश्चंस आ चुके हैं। पहला आता है इंडक्टिव, सेकंड आता है डिडक्टिव। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, इसके एमसीक्यू भी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। सेकंड जो होता है स्ट्रक्चर्ड के अंदर, स्ट्रक्चर्ड का मतलब ये है कि बेस्ट वे होता है, यहाँ पे जो भी नॉलेज मिलेगी वो अच्छी मिलेगी, ठीक है। सेकंड होता है असेंबल्ड इंफॉर्मेशंस, कि जहाँ पे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर ली जाती है और फिर वहाँ से कलेक्ट करना, आगे जाके किसी भी चीज़ में यूज करना, ठीक है। नेक्स्ट होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, कौन सी? प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, ठीक है। और नेक्स्ट होता है साइंटिफिक मेथड्स। नेक्स्ट कौन सा होता है? साइंटिफिक मेथड्स होता है, जिसके थ्रू हम बेस्ट नॉलेज गेन करते हैं। जो अनस्ट्रक्चर्ड होता है इसमें आता है पहला ट्रेडिशनल, कौन सा आता है? ट्रेडिशनल, ठीक है, जो चले आ रहे हैं ट्रेडिशन से हम उनको फॉलो कर रहे हैं। ऑथोरिटी, ऑथोरिटी मतलब जो किसी एक पर्सन ने कह दिया कि नहीं, पावर रखता है, उसने कहा कि नहीं ऐसे फॉलो करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ गया जैसे एक्सपीरियंस, जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाता है हमें नॉलेज बढ़ती हुई जाती है। और नेक्स्ट आता है ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड जब तक हम कोशिश कर देंगे तब तक हमें रिजल्ट ना मिल जाए, ठीक है। तो ये होता है अनस्ट्रक्चर्ड, मीन्स इन पे हम भरोसा नहीं कर सकते हैं कि जो नॉलेज है वो अच्छी है या नहीं है, बट इन पे हम क्या बिलीव कर सकते हैं कि नॉलेज हमें अच्छी मिलेगी, किस पे? स्ट्रक्चर्ड के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ट्रायल एंड एरर, ये किस में आता है? अनस्ट्रक्चर्ड मेथड, ये मोस्ट ऑब्जेक्टिव मेथड नहीं है, ठीक है। ये क्या है? इन पे हम बिलीव नहीं कर सकते, इस ट्रेडिशन, ऑथोरिटी, एक्सपीरियंस, ट्रायल या एरर पे, ठीक है। सेकंड कौन सा है? ट्रेडिशन, जो चला आ रहा है उसमें हम फॉलो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऑथोरिटी, जो कोई एक पर्सन एक पावर रखता है, उसके पास में पावर है, उसने कहा है कि ऐसा ही यूज करो, तो वो भी नहीं है। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हुआ? राइट आंसर हुआ हमारा कौन सा? साइंटिफिक रिसर्च। कौन सा है? साइंटिफिक रिसर्च, जो हमने लिखा है इसमें साइंटिफिक मेथड्स। ये कौन सा होता है? स्ट्रक्चर्ड मेथड्स होता है, ठीक है। और जो साइंटिफिक मेथड्स होता है ये क्या होता है? इसमें हम लिखना चाहें साइंटिफिक रिसर्च के बारे में, तो ये क्या होता है? एक सिस्टेमेटिक, सिस्टेमेटिक मीन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है, एंड कंट्रोल करता है किसको? एक्सटर्नल वेरिएबल्स को, ठीक है। कंट्रोल इन्वेस्टिगेशन, जो वेरिएबल्स होते हैं उनको कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। यूज टू डेवलप नॉलेज, और क्यों यूज करते हैं? नॉलेज को डेवलप करने के लिए हम इनको यूज करते हैं, ठीक है। और ये हमेशा किस पे बेस्ड होता है? ये क्वेश्चन आ चुका है साइंटिफिक, ये हमेशा बेस्ड होता है ऑब्जेक्टिव एविडेंस, कि हम एविडेंस कलेक्ट करेंगे, ठीक है, एंड ऑब्जर्वेशंस, और हम देखेंगे कि क्या ये सही है या नहीं है, तभी ही हम इनको यूज करते हैं। इसलिए हम इनको वो क्या बोलते हैं? मोस्ट ऑब्जेक्टिव, किसको? साइंटिफिक रिसर्च को, ठीक है। जो लॉजिकल है, असेंबल्ड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी हमारे आगे क्वेश्चंस आएंगे तब उनको आगे डिस्कस कर लेंगे। तो आपको यहाँ तक इतना समझ, जो अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं हम इनको ज़्यादा फॉलो नहीं, क्योंकि ट्रेडिशन क्या है? जो कस्टम्स फॉलो कर रहे हैं हम वहीं से हम उनको यूज कर लेते हैं, ठीक है। ऑथोरिटी क्या हो गया? कि कोई एक पर्सन है जो पावर में है, या कोई पर्सन है जो नॉलेज लेके बैठा हुआ है, ठीक है, नॉलेज गेन करके बैठा है, तो हम उस पर्सन को ये कहते हैं कि यार ये पर्सन हमें नॉलेज देगा। बट ऐसा तो नहीं कि हमेशा उसी का नॉलेज अच्छा हो सकता है या फ्यूचर में बेस्ट हो सकता है, ठीक है। एक्सपीरियंस, इसमें क्या होता है कि कोई पर्सन होता है जो लर्न करता है अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, वो नॉलेज गेन कर लेता है। और ट्रायल और एरर क्या होता है? मोस्ट कॉमन मेथड्स होता है ये, ठीक है, मोस्ट कॉमन मेथड होता है, ये भी आ चुका है। मोस्ट कॉमन मेथड कौन सा? ट्रायल एंड एरर होता है, ठीक है। और हम इसको कब तक करते हैं? अनटिल, जब तक हमें करेक्ट रिजल्ट ना मिल जाए तब तक हम इसको फॉलो करते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रायल एंड एरर। तो ये यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? विच फॉर्म ऑफ रीजनिंग, समझो क्या है, कौन सा फॉर्म है रीजनिंग का? इज द प्रोसेस ऑफ ड्रॉइंग ए स्पेसिफिक कंक्लूजन फ्रॉम ए सेट ऑफ
प्रीमिसेस मीन्स कि ऐसा कौन सा रीजनिंग का मेथड्स है जो क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है, ड्रॉ कर रहा है स्पेसिफिक कंक्लूजन, कहाँ से, सेट ऑफ प्रीमिसेस के, ठीक है। तो ये जो हमने अभी ऊपर कहा था, रीजनिंग जो लॉजिकल रीजनिंग होता है टू टाइप का होता है। पहला होता है डिडक्टिव टाइप का होता है और सेकंड होता है इंडक्टिव टाइप का होता है, ठीक है। पहला कौन सा है, डिडक्टिव टाइप होता है, सेकंड होता है इंडक्टिव, ठीक है। जो डिडक्टिव होता है, डिडक्टिव में आप ये समझ सकते हो कि इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन जो गेन की जाती है वो हमेशा किस फॉर्म में की जाती है, इसमें जनरल प्रिंसिपल से, ठीक है। सेट ऑफ प्रीमिसेस का मतलब क्या है, जनरल प्रिंसिपल्स, क्या है, जनरल प्रिंसिपल्स है, ठीक है। तो जो डिडक्टिव होता है ये क्या होता है, जनरल प्रिंसिपल से कहाँ जाएगा, स्पेसिफिक प्रिंसिपल की ओर जाता है। कहाँ की साइड में, स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, ठीक है। कहाँ, डिडक्टिव में, ठीक है। जैसे जनरल की एग्जांपल क्या बोल सकते हैं कि ऑल ह्यूमन को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए जीने के लिए, ठीक है। सभी इंसानों को नीड चाहिए ऑक्सीजन के लिए। तो हम ये तो क्या हो गया जनरल, और स्पेसिफिक में क्या हो गया कि अब जो ये इंसान है, पेशेंट है, इसको भी क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया स्पेसिफिक। तो डिडक्टिव रीजनिंग होता है जनरल से कहाँ जाना, स्पेसिफिक की ओर साइड में जाना, ठीक है। किसकी साइड में, स्पेसिफिक की साइड में जाना, ठीक है। और जो इंडक्टिव होता है ये होता है, पहले हम स्पेसिफिक को आइडेंटिफाई करते हैं, स्पेसिफिक से हम कहाँ जाते हैं, जनरल की साइड में जाते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक टू जनरल। तो अब देखो इसके अंदर क्या क्वेश्चन पूछा है, ड्रॉइंग ए स्पेसिफिक कंक्लूजन, किस स्पेसिफिक कंक्लूजन बनाया जा रहा है, किससे, फ्रॉम ए सेट ऑफ प्रीमिसेस में जनरल प्रिंसिपल्स थे। तो जनरल प्रिंसिपल से किसकी साइड में जाते हैं, स्पेसिफिक, तो इसको हम कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग, इसको हम क्या बोलेंगे, डिडक्टिव रीजनिंग। और इंडक्टिव में क्या होगा, स्पेसिफिक टू जनरल, स्पेसिफिक टू ये होगा इंडक्टिव रीजनिंग। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, जैसे ABCD में यहाँ पे पहले D आता है, फिर यहाँ I आता है, ABCD में हम देखें तो यहाँ भी ABCD में पहले G आ रहा है और S बाद, तो जिसमें पहले आता है उसको हम पहले लिख देंगे, जिसमें बाद वाला है तो उसको पहले लिखेंगे। तो इंडक्टिव में ये I बाद में आता है तो इसलिए हम पहले इसमें स्पेसिफिक लिख रहे हैं, इसमें D पहले आता है तो यहाँ पे पहले G लिख रहे हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हो और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है क्वेश्चंस। कौन सा, इंडक्टिव और डिडक्टिव। तो इंडक्टिव में क्या है, जनरल प्रिंसिपल से कहाँ जाएंगे, स्पेसिफिक, इसमें ये लिखा हुआ है स्पेसिफिक कंक्लूजन फ्रॉम को समझना, सेट ऑफ प्रीमिसेस में जनरल प्रिंसिपल्स से स्पेसिफिक। अगर स्पेसिफिक टू जनरल होता है तो कौन सा होता है हमारा, इंडक्टिव रीजनिंग होता है। कौन सा होता है वो, इंडक्टिव रीजनिंग होता है, ठीक है। तो ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चंस आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनएप्रोप्रिएट रिगार्डिंग द लिमिटेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स, मीन्स इनएप्रोप्रिएट है, ठीक है। किसका, रिगार्डिंग द लिमिटेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स, मीन्स वो लिमिटेशन नहीं है, हमें उसको आइडेंटिफाई करना है। किसमें, साइंटिफिक मेथड्स, कि हम कोई भी मेथड्स करते हैं साइंटिफिक मेथड्स, ठीक है। तो साइंटिफिक मेथड्स क्या होता है, साइंटिफिक मेथड्स एक ऐसा टेक्निक्स होता है जिसपे हमें अभी ऊपर डिस्कस किया था कि सिस्टमेटिक एंड कंट्रोल इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, सिस्टमेटिक एंड कंट्रोल्ड इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, ठीक है। दिस मीन्स स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यूज करते हैं, एविडेंस का फॉलो करते हैं, हमने अभी ऊपर यही डिस्कस किया था, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, इनएप्रोप्रिएट, कि क्या नहीं है लिमिटेशन का, ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटी, ये लिमिटेशन होगी, क्यों होगी, क्योंकि ह्यूमन जो बिहेवियर होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है, बिहेवियर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एंड अनप्रिडिक्टेबल, क्या होता है, एंड अनप्रिडिक्टेबल होता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक हमारा लिमिटेशन है, ये एक ट्रू लिमिटेशन है ह्यूमन बिहेवियर, तो क्योंकि ये तो अनप्रिडिक्टेबल होता है कि हम कब ऑब्जर्व, कैसे ऑब्जर्व करें, कभी नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ठीक है। सेकंड कौन सा, प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। ये भी क्या है, लिमिटेशन है कि जो हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो क्या हो, डिफिकल्टी टू मेजर, डिफिकल्ट टू मेजर, ठीक है। जैसे साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेरिएबल्स को, जो साइकोलॉजिकल सोशल वेरिएबल्स या प्रॉब्लम्स होते हैं ये बहुत डिफिकल्टी होता है इनको मेजर करने के अंदर, ठीक है। तो ये भी हमारा एक ट्रू लिमिटेशंस है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम ऑफ अरेंजिंग रिसर्च फ्रेंड,
कि हमें क्या चाहिए, फंड चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है कि फंड की वजह से हम कोई काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये कभी भी हमारा लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग एक्सटर्नल वेरिएबल्स, कि जो एक्सटर्नल वेरिएबल्स है उसको कंट्रोल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये भी हमारा ट्रू लिमिटेशन है कि अगर हम नहीं उनको कंट्रोल नहीं किया तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, रिजल्ट वेरीफाई नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी एक ट्रू लिमिटेशन है। तो यहाँ हमें पता चला कि कौन सा नहीं है लिमिटेशन, फंड वाला, क्योंकि बिना फंड के भी हम काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि फंड होगा तभी हम कुछ काम करेंगे, ठीक है। तो कोई फंड लिमिटेशन नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा क्या, प्रॉब्लम ऑफ अरेंजिंग रिसर्च फंड, ये हमारा लिमिटेशन नहीं होता है, क्योंकि इसमें यही पूछा इनएप्रोप्रिएट रिगार्डिंग कि लिमिटेशन कौन सा नहीं है हमारे साइंटिफिक मेथड्स के अंदर, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। ये बाकी के तीनों चीज़ें क्या होती है, लिमिटेशन में होती है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछ भी लिया गया, आ भी गया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च, कि कौन सा गुड रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जो गुड रिसर्च होता है वो क्या होता है, ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक, ये होता ही होता है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता ही होता है, ठीक है। और जब भी हम कोई काम कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं, फाइंडिंग सॉल्यूशंस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए प्रॉब्लम का, ठीक है। और जब भी हम कोई काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं, बिगिंस करते हैं, तो हमेशा किसके, क्लियरली डिफाइंड पर्पज, कि हमें पहले पर्पज का पता होता है। ऐसा नहीं कि हम बिना पर्पज के हम कोई काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये तो कभी होता ही नहीं है, ठीक है। और क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ये क्या होता है, बेस्ड होता है करंट इश्यू पे, हमेशा किस पे बेस्ड होता है, करंट प्रॉब्लम पे या करंट इश्यू पे बेस्ड होता है रिसर्च। ऐसा नहीं कि हम 20 साल पुरानी किसी चीज़ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, नहीं, ठीक है। एंड हमेशा इसका क्लियर पर्पज होता है, ठीक है। एंड क्या होता है, ये क्या डेवलप करता है, ये डेवलप करता है नॉलेज को डेवलप करता है रिसर्च, ठीक है। एंड क्या होता है, ये प्रॉब्लम ओरिएंटेड होता है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड होता है, इसको पता होता है कि प्रॉब्लम क्या चीज़ है, हम किस पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। और जो डेटा कलेक्शन मेथड्स होता है, इसमें हम यूज किया जाता है डेटा कलेक्शन मेथड, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चनर्स हो गया, इंटरव्यू हो गया, ऑब्जर्वेशंस हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होगा, कंडक्ट यूजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फंड, ऐसा नहीं कि हमें लार्ज अमाउंट फंड होगा तभी हम कोई काम कर पाएंगे, ठीक है, रिसर्च कर पाएंगे, नहीं, ये हमारा ट्रू कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक होता है, सॉल्यूशन को प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करता है, और हमेशा एक क्लियर पर्पज, जब भी हम कोई काम करते हैं उसके पीछे क्या होता है, एक पर्पज होता है, हम सबको पता होता है हम क्यों काम कर रहे हैं। और हमेशा किस पे होता है, करंट इश्यू पे होता है, डेवलप करता है नॉलेज को, प्रॉब्लम ओरिएंटेड होता है, डेटा कलेक्शन मेथड्स फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो ये और हमेशा क्या होता है, जो रिप्रेजेंटेटिव, और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल साइज रिप्रेजेंट करता है ओवरऑल पॉपुलेशन को, ऐसा नहीं कि हम किसी एक छोटे ग्रुप को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं, ठीक है। एंड ये क्या करता है, हम इसमें हमेशा यूज करते हैं प्रॉपर डेटा एनालिसिस मेथड्स, क्या यूज करते हैं, प्रॉपर डेटा एनालिसिस मेथड, स्टैटिकल मेथड्स हम प्रॉपर वे से यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे क्या नहीं होगा, कंडक्ट यूजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फंड, ऐसा नहीं है कि हमें लार्ज अमाउंट ऑफ फंड मिलेगा तभी ही हम स्टार्ट करेंगे, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आ चुका है, ठीक है, ये क्वेश्चंस भी आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बेसिक रिसर्च इज कंडक्टेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम, कि बेसिक रिसर्च हम कंडक्ट करते हैं उसके पीछे उसका एम क्या है, ठीक है। तो अगर हम कहें कि रिसर्च को हम डिवाइड करें, रिसर्च को हम डिवाइड करें, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसकी साइज कम कर लेता हूँ। रिसर्च को हम तो इसको 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला होता है बेस्ड ऑन अप्रोच, किस पे, बेस्ड ऑन अप्रोच पे, ठीक है। और सेकंड होता है पर्पज के अकॉर्डिंग, सेकंड किसके होता है, पर्पज के अकॉर्डिंग। जो अप्रोच होता है इसको भी 2 टाइप में, जैसे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ठीक है। इसमें हमने वीडियो भी बना लिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो। क्वालिटेटिव जैसे फिनोमिनोलॉजिकल, इस पर भी हमने एक अच्छा वीडियो बनाया है, इन सब के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सेकंड एथनोग्राफी, ठीक है,
एथनोग्राफी हो गया। नेक्स्ट हो गया ग्राउंडेड थ्योरी, कौन सा, ग्राउंडेड थ्योरी, ये कौन सी है, क्वालिटेटिव, ठीक है। नेक्स्ट हो गया केस स्टडी, कौन सा हो गया, केस स्टडी। नेक्स्ट हो गया हिस्टोरिकल, ये कौन से होते हैं, क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव भी कौन सा, जैसे RCT रैंडमाइजेशन हो गया, कंट्रोल ट्रायल या ट्रू एक्सपेरिमेंटल हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में क्वासी एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल, ये होता है कौन सा, क्वांटिटेटिव, 3 टाइप्स का होता है। अब हम बात कर रहे हैं पर्पज के अकॉर्डिंग। पर्पज के अकॉर्डिंग पहला हो गया बेसिक और सेकंड हो गया अप्लाइड। पहला बेसिक एंड सेकंड अप्लाइड। अप्लाइड को हम एक और नाम से बोलते हैं एक्शन के नाम से। किस नाम से बोलते हैं, एक्शन। और जो बेसिक होता है इसको हम फंडामेंटल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फंडामेंटल रिसर्च भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें ये क्या पूछ रहा है, मैं थोड़ा सा इनको क्लीन कर देता हूँ जिसमें लिख सकूँ, ठीक है। अब ये क्या पूछ रहा है, ये आपको लिख लेना नोट्स। ये क्या पूछ रहा है कि बेसिक रिसर्च का एम क्या है, ठीक है। बेसिक रिसर्च का एम क्या होगा, टू मेक। अगर मैं थोड़ा सा पहले बेसिक रिसर्च के बारे में लिख देता हूँ। बेसिक रिसर्च क्या होता है, एक फंडामेंटल होता है और ये क्या करता है, टू डेवलप या रिफाइन नर्सिंग थ्योरीज। क्या करता है, ये डेवलप करता है या रिफाइन करता है नर्सिंग थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स, ठीक है। डेवलप या रिफाइन करना नर्सिंग थ्योरी को एंड प्रिंसिपल्स को, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा, बेसिक रिसर्च का एम क्या है, टू मेक ए डिसीजन। नहीं, जो डिसीजन होता है वो डिसीजन यूज किया जाता है जो अप्लाइड, हमने कहा था अप्लाइड में जो सेकंड टाइप होता है, या एक्शंस। तो एक्शन में क्या होता है, अप्लाइड में क्या होता है कि हम इनको यूज करते हैं, टू यूज थ्योरी और नॉलेज फॉर सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, सॉल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम, की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इनका यूज किया जाता है, ठीक है। तो बेसिक में तो बनाया जाएगा और अप्लाइड में यूज किया जाता है प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। तो टू मेक ए डिसीजन, ठीक है। तो डिसीजन हम किस में ले रहे हैं, अप्लाइड के अंदर ले रहे हैं। किस में ले रहे हैं, अप्लाइड में। डिसीजन अप्लाइड में ले रहे हैं कि इस प्रॉब्लम को सोल्व आउट करना है, यहाँ तो हम बना रहे हैं, ठीक है। तो ये किस में आएगा, अप्लाइड में। टू डेवलप नॉलेज फॉर इमीडिएट यूज, ठीक है। तो जब भी हम इमीडिएट वर्ड आ जाए कि इमीडिएट यूज के लिए हमें नॉलेज डेवलप करना है, तो वो अप्लाइड में आएगा, ठीक है। किस में आएगा, अप्लाइड में आएगा, क्योंकि हमें क्या करना है, इमीडिएट उसका सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, अप्लाइड रिसर्च यूज करेंगे, ठीक है। टू डेवलप और डिफाइन थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट कौन सा है, डेवलप और डिफाइन। तो ये हमने बात की थी बेसिक। बेसिक रिसर्च क्या करती है, डेवलप करता है और डिफाइन करता है नर्सिंग थ्योरी एंड प्रिंसिपल्स को, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक रिसर्च का मेन एम क्या है, टू डेवलप और डिफाइन थ्योरीज, ठीक है। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड ए सॉल्यूशन फॉर न्यू प्रॉब्लम। तो ये न्यू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कौन आइडेंटिफाई कर रहा है, अप्लाइड कर रहा है, क्योंकि हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करने के लिए अप्लाइड या एक्शन रिसर्च का यूज करते हैं, ठीक है। और इमीडिएट यूज के लिए भी हम अप्लाइड का यूज करते हैं। तो बेसिक का और जो फंडामेंटल होता है उसका याद रखना, टू डेवलप और रिफाइन, की नई थ्योरी बनाना या जो बना चुका है उसको फिर से रिफाइन करना, वो हम किस में यूज करते हैं, हम बेसिक रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चंस आ चुका है बहुत बार, यहाँ से क्वेश्चंस रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड फाउंडेशंस फॉर रिलायबल नॉलेज। ये क्या पूछता है कि सॉलिड फाउंडेशन चाहिए किसके लिए, रिलायबल नॉलेज के लिए। इज टिपिकली बिल्ट फ्रॉम विच टाइप ऑफ रिसर्च, विच टाइप ऑफ रिसर्च, की कौन सी रिसर्च से विच बिल्ट डेवलप किया जाता है, ठीक है। क्या, डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड फाउंडेशन, सॉलिड फाउंडेशन डेवलप किया। तो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था, जो बेसिक रिसर्च होता है, फंडामेंटल रिसर्च होता है, ये क्या करता है, डेवलप करता है एंड रिफाइन करता है किसको, नर्सिंग थ्योरीज को, किसको, नर्सिंग थ्योरीज को या प्रिंसिपल्स को। मीन्स ये क्या डेवलप करता है, सॉलिड फाउंडेशन डेवलप कर रहा है। जब हमें नॉलेज को हम डेवलप करेंगे, नया बनाएंगे, रिफाइन करेंगे, तभी तो हमारा फाउंडेशन क्या होगा, मजबूत होगा, तभी तो हमारा फाउंडेशन क्या होगा, अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे बेसिक रिसर्च होती है, वो क्या कर रही है, हमारे फंडामेंटल साइंटिफिक नॉलेज को डेवलप करती है, ठीक है। तो एक्शन रिसर्च, एक्शन को हमने क्या बोला था, अप्लाइड रिसर्च की। अब हम इनको यूज करते हैं प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, इसके सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसको यूज करते हैं। और नेक्स्ट होता है इवालुएट रिसर्च। जो इवालुएट रिसर्च होता है, ये क्या चीज़ चेक करता है, ये इफेक्टिवनेस
ऑफ प्रोग्रेस, कि प्रोग्रेस कितनी है या इंटरवेंशन जो है उसका इफेक्टिवनेस कितना आया, ठीक है, उसको चेक करने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, इवाल्वेशन रिसर्च यूज करते हैं। और नेक्स्ट है ओरिएंटेशनल यूज, इसमें हम ये क्या होता है, ये बहुत कम यूज होता है, इसको फाउंडेशनल मेथड्स नहीं होता है, ठीक है, ये यूज टाइप में नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमने 3 टाइप्स भी ऊपर डिस्कस किए। तो सॉलिड फाउंडेशन कब बनेगा, जब हमारे नॉलेज डेवलप होगी। और नॉलेज कौन डेवलप कर रहा है, बेसिक रिसर्च या फंडामेंटल, क्योंकि हमने इसको फंडामेंटल मीन्स फाउंडेशन रिसर्च भी बोला है, ठीक है। और एक्शन में हम या अप्लाइड में हम सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट में क्वांटिटेटिव रिसर्च इज ए प्रोसेस ऑफ, कि क्वांटिटेटिव कौन सा रिसर्च प्रोसेस होता है, क्वांटिटेटिव क्या काम करता है, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा सा लिखें क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव के बारे में, ठीक है, किसके बारे में, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। जो क्वांटिटेटिव है, कौन सा, क्वांटिटेटिव रिसर्च है, ठीक है, ये क्या होता है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच होती है। कौन सी होती है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच होती है, ये याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच होती है। और जो क्वालिटेटिव होती है, ठीक है, क्वालिटेटिव, ये कौन सी होती है, ये सब्जेक्टिव अप्रोच होती है, ये सब्जेक्टिव अप्रोच की जाती है। क्वांटिटेटिव में नंबर्स पे फोकस किया जाता है, किस पे, नंबर्स पे फोकस किया जाता है, ठीक है। और जो क्वालिटेटिव होता है, इस पे फोकस किया जाता है डिस्क्रिप्शन पे, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होती है क्वालिटेटिव, मीन्स उसको एक्सप्लेन किया जाता है, उसको बताया जाता है, ठीक है। और जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, ये क्या करता है, इनका एम होता है किसका, क्वांटिटेटिव का, इनका एम होता है ये रिफाइन करना थ्योरीज को एंड हाइपोथेसिस को। ये क्या करता है, रिफाइन एंड रिफाइन द थ्योरीज एंड हाइपोथेसिस को, कि जो बन चुका है उनको फिर से रिफाइन करना, थ्योरी एंड हाइपोथेसिस को। और जो क्वालिटेटिव होती है, कौन सी, क्वालिटेटिव, इनका काम होता है टू डेवलप थ्योरीज एंड अजम्पशंस का क्या करना, डेवलप करना, ठीक है। तो ये कौन सा होता है, क्वालिटेटिव का। तो यहाँ पे देखो क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या, इवाल्युएट थ्योरीज एंड हाइपोथेसिस, ठीक है। तो ये क्या, इवाल्युएट का मतलब क्या है, रिफाइन कर रहे हैं, इवाल्युएट का मतलब उसको चेक कर रहे हैं, रिफाइन कर रहे हैं कि अब ये अच्छा है या नहीं है, फिर क्या मॉडिफाई कर सकते हैं। तो थ्योरीज और हाइपोथेसिस को इवाल्युएट या रिफाइन कौन करता है, क्वांटिटेटिव करता है। और डेवलप कौन करता है, ये क्वालिटेटिव करता है। कौन करता है, क्वालिटेटिव करता है, ऊपर वाला क्वालिटेटिव करता है। डिस्क्राइब सोशल फिनोमेना, जो सोशल फिनोमेना को डिस्क्राइब किया जाता है वो एक्सप्लेन किया जाता है किसके, तो क्वालिटेटिव को, क्योंकि हमने कौन सा लेना, डिस्क्रिप्टिव। तो इसके अंदर क्या होगा, जो डिस्क्राइब है फिनोमेना को, इसमें हम किया जाता है किसके अंदर, क्वालिटेटिव। क्यों, हमने लिखा था ना भी कि ये क्या काम करता है, डिस्क्राइब करने का काम करता है, जबकि ऊपर वाला जो क्वांटिटेटिव नंबर्स पे फोकस करता है, ठीक है। और लास्ट में कैसा, ऑब्टेन एक्सपीरियंस फीलिंग एंड बिलीव्स, ठीक है। ये भी किस में, क्वालिटेटिव में किया जाता है, कि हाँ किसी पर्सन के एक्सपीरियंस को ऑब्टेन करना, फीलिंग्स को, बिलीव को, क्योंकि हम इसमें डिस्क्रिप्टिव कर रहे हैं, तो ये भी कौन सा होता है, क्वालिटेटिव होता है। तो डेवलप थ्योरीज एंड हाइपोथेसिस भी क्या है, डेवलप थ्योरीज एंड हाइपोथेसिस भी क्वालिटेटिव होता है। और ओनली इवाल्युएट या रिफाइन, ये कौन सा होता है, क्वांटिटेटिव होता है। ये कौन सा होता है, क्वांटिटेटिव होता है, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव नेचर भी होता है, कौन सा होता है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच, कौन सा है, ऑब्जेक्टिव, याद रखना। जबकि क्वालिटेटिव सब्जेक्टिव होता है, क्वालिटेटिव कौन सा होता है, सब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो यहाँ आपको समझ में आया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। विच लेवल ऑफ एविडेंस, कि ये क्या पूछ रहा है, लेवल ऑफ एविडेंस के बारे में बात करता है। मोस्ट ऑफन प्लेस एट द टॉप ऑफ हायरार्की ऑफ एविडेंस ऑफ प्रैक्टिस, कि जो एविडेंस ऑफ प्रैक्टिस है, जो एविडेंस ऑफ प्रैक्टिस है, उसके अंदर सबसे टॉप लेवल पे कौन सा लेवल या हायरार्की में है, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ा सा लिखना चाहूँ सबसे लेवल ऑफ एविडेंस को, ठीक है, लेवल ऑफ एविडेंस, तो जो टॉप लेवल पे आता है वो आता है सिस्टेमेटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस, ठीक है। सिस्टेमेटिक स्टेप बाय स्टेप, इसमें सिस्टेमेटिक, इसमें क्या करते हैं, मेटा सिस्टेमेटिक रिव्यू में कि बहुत सारी सिंगल टॉपिक पे
सिंगल टॉपिक में बहुत सारे टॉपिक्स को कलेक्ट किया जाता है सिंगल टॉपिक पे, ठीक है। सिंगल प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा, मीन्स सेम पॉपुलेशन प्रॉब्लम पे बहुत सारे टॉपिक को कलेक्ट किया जाता है। फिर इनको क्या किया जाता है, इनका मेटा एनालिसिस किया जाता है। क्या जाता है, मेटा मीन्स रिजल्ट का जो है, इन सब का जो रिजल्ट है इन सभी का, उसका फिर से हम रिजल्ट निकाला जाता है, उसको हम बोलते हैं मेटा एनालिसिस। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। मेटा एनालिसिस क्या होता है कि रिजल्ट का फिर से क्या निकालना, रिजल्ट निकालना, इसलिए हम इसको टॉप लेवल का बोलते हैं, सबसे ऊपर का बोलते हैं, ठीक है। जो सेकंड होता है वो होता है आरसीटी और एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी। इसका हमने एक अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है, आप जाके वहाँ देख सकते हो, हमने अच्छे से इनको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। थर्ड नंबर पे आता है क्वासी एक्सपेरिमेंटल। कौन सा होता है, क्वासी एक्सपेरिमेंटल स्टडी, क्वासी एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। आरसीटी सेकंड नंबर पे क्यों है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि 2 ग्रुप रेंडमाइजेशन यूज किया जाता है, 2 ग्रुप एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप यूज किया जाता है, ठीक है। क्वासी में क्या होता है, रेंडमाइजेशन यूज नहीं किया जाता, डायरेक्ट ही या तो एक्सपेरिमेंटल या कंट्रोल ग्रुप या कभी कभी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी यूज करते हैं। इसमें हम क्या यूज नहीं करते, रेंडमाइजेशन यूज नहीं करते, इसलिए थर्ड नंबर पे आता है, ठीक है। फोर्थ नंबर पे आता है हमारा कौन सा, मिक्स्ड मेथड। कौन सा आता है, मिक्स्ड मेथड्स आता है। फोर्थ नंबर पे मिक्स्ड मेथड्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद में कौन सा आता है, डिस्क्रिप्टिव। कौन सा है, डिस्क्रिप्टिव कोरिलेशंस, डिस्क्रिप्टिव कोरिलेशन वाला आता है फिफ्थ नंबर पे। जैसे जैसे नीचे जा रहा है, जैसे जैसे लेवल ऑफ एविडेंस का टॉप जो हायरार्की वो डाउन होता हो जा रहा है, ठीक है। उस 6 नंबर पे आता है डिस्क्रिप्टिव स्टडी। कौन सी स्टडी, डिस्क्रिप्टिव स्टडी। कौन सी, डिस्क्रिप्टिव स्टडी एंड क्वालिटेटिव स्टडी। कौन सा, क्वालिटेटिव स्टडी, ठीक है। और 7 नंबर पे आता है ओपिनियन। किसका, एक्सपर्ट पर्सन का ओपिनियन मिल जाए, ठीक है, ऑफ एक्सपर्ट पर्सन का, ठीक है। तो सबसे डाउन कौन, लेवल ऑफ एविडेंस में कौन होता है, ओपिनियन होता है। और सबसे हाई कौन सा होता है, सिस्टमेटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे जो केस कंट्रोल स्टडी होता है या जो केस कंट्रोल स्टडी होता है, ये आता है फिफ्थ नंबर पे। कौन सा, डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशन, प्रेडिक्टिव और कोहर्ट स्टडी, ठीक है। ये आप जाके वीडियो देख सकते हो। अभी इनको हम इतना, ये ब्रॉड टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, मगर अच्छा टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट का याद रखना मेटा एनालिसिस, ठीक है, और मल्टीपल रेंडमाइज्ड। की सिंगल टॉपिक पे हम क्या करते हैं, हम स्टडी कर रहे हैं, उनको इवालुएट कर रहे हैं, ठीक है। सिंगल टॉपिक में हम फिर से उनका क्या निकालेंगे, रिजल्ट निकालेंगे, मेटा एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं टॉप लेवल का, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पर्पज ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। की एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का पर्पज क्या नहीं है, ठीक है। तो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जो भी हम यूज करते हैं, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, ठीक है। जो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का जो पर्पज होता है वो यूज किया जाता है। इसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि हमें किसी जो हमारी पॉपुलेशंस हैं, ठीक है, जो हमारी जो नर्सिंग में हम जो करते हैं, जैसे मैं डेफिनेशन लिखूँ, टू प्रमोट, ये जो एविडेंस बेस्ड होता है क्या प्रमोट करता है, क्वालिटी। क्या प्रमोट करता है, क्वालिटी। एंड जो क्वालिटी कैसी होगी, सेफ होगी। एंड कैसी होगी, कॉस्ट इफेक्टिव आउटकम, एंड कॉस्ट इफेक्टिव होगी, ठीक है। किसके लिए, आउटकम फॉर पेशेंट के लिए, फैमिलीज के लिए, एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल, हेल्थ के जो प्रोवाइडर्स होता है उनके लिए, ठीक है, हेल्थ केयर सिस्टम के लिए, ठीक है। कि जो हम केयर दे रहे हैं वो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नॉट ए पर्पज ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। तो टू, इसमें पहला क्या है, टू इम्प्रूव पेशेंट केयर, हाँ, क्योंकि हम प्रमोट कर रहे हैं क्वालिटी को, सेफ को, ठीक है। टू ऑब्टेन मोर रिसर्च फंड, ऐसा नहीं है कि हम रिसर्च पैसों के लिए काम कर रहे हैं, तो ये हमारा नहीं है। टू एलिमिनेट अनसाउंड प्रैक्टिस, की जो अनसाउंड प्रैक्टिस है, जो यूज नहीं किया जा रहा है, जो हार्मफुल है, उनको हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं नई टेक्निक्स के साथ में, ठीक है। तो ये एलिमिनेट मीन्स हम उनको रिफाइन कर रहे हैं। जब हमने कहा था ना रिफाइन थ्योरीज एंड डेवलपमेंट, रिफाइन या हम एलिमिनेट, की जो अब यूज नहीं होता हम उसको एलिमिनेट कर देंगे, उनको रिमूव कर देते हैं हमारे प्रैक्टिस से, कि हाँ ऐसा होता है, ठीक है। एंड प्रोवाइड हाई क्वालिटी केयर, एंड क्वालिटी केयर हमें प्रोवाइड करनी होती है, कि हाँ ये होती है। तो इसमें कौन सा पर्पज नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि हम पैसों के लिए ही काम कर रहे हैं। एलिमिनेट की जो यूज नहीं की जा रही है टेक्निक्स या प्रैक्टिस, उसको हम एलिमिनेट करेंगे, रिफाइन करेंगे, यस। हाई क्वालिटी केयर प्रोवाइड करेंगे, यस, हाँ। आप इस डेफिनेशन से सब कुछ याद कर सकते हो कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्या करता है, टू प्रमोट करता है क्वालिटी को, सेफ होनी चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, किस किस के लिए, पेशेंट के लिए, फैमिली के लिए, हेल्थ केयर प्रोवाइडर के, सिस्टम ऑफ हेल्थ के लिए, ठीक है।
तो ये हमारा कौन सा हुआ, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बैरियर इन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, की एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में कौन सा बैरियर नहीं है। जैसे पहला है लैक ऑफ टाइम एंड हाई वर्कलोड, कि हमारे पास में क्या नहीं है, वर्कलोड ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि हाँ हम किसी जहाँ वर्क कर रहे हैं वहाँ पे हमारे पास में क्या हो, वर्कलोड ज़्यादा हो। ठीक है, तो मैं ऐसे कुछ लिख सकता हूँ, लैक ऑफ टाइम, यस लैक ऑफ टाइम ये क्या है, हमारा बैरियर होता है। ठीक है, सेकंड क्या है, हैवी वर्कलोड, यस ये भी क्या है, हमारा बैरियर होता है, हैवी वर्कलोड। ठीक है, कि हम पहले से किसी जगह बहुत काम कर रहे हैं तो हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। लैक ऑफ रिसर्च नॉलेज, कि किसी पर्सन को रिसर्च नॉलेज के बारे में पता नहीं है बट काम करना चाहता है बट उसको नॉलेज के बारे में पता नहीं है, तो ये भी एक बैरियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लिमिटेड एक्सेस टू जर्नल, जो उसको जर्नल चाहिए उसको रीड करना है, अब वो जर्नल वो रीड नहीं कर पा रहा है, उसकी लाइब्रेरी में अच्छे जर्नल्स नहीं है, तो ये भी हमारा बैरियर है। ठीक है, और क्या है, लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, कि हमारे जो ऊपर सीनियर बैठे हैं उनका हमारे ऊपर सपोर्ट नहीं है, तो ये भी एक बैरियर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लैक ऑफ ट्रेनिंग इन रिसर्च, कि उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई किसके अंदर, रिसर्च के अंदर उनकी ट्रेनिंग नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है, तो ये भी हमारा बैरियर है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला लैक ऑफ साइंटिफिक लिटरेचर, यस ये क्या है, लैक ऑफ साइंटिफिक लिटरेचर नहीं, ऐसा तो है नहीं कि साइंटिफिक लिटरेचर बहुत सारे, क्या हो सकता है, लिमिटेड एक्सेस टू जर्नल, ये लेक है, बट लेक ऑफ साइंटिफिक लिटरेचर ये हमारा लेकिंग पार्ट बैरियर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे हैं, बहुत सारे साइंटिफिक रिजल्ट पब्लिश हो चुके हैं बट वो यूज करने वाला चाहिए, तो ये नहीं है। ठीक है, ये हमारा बैरियर नहीं है। कि सेकंड क्या, लेक ऑफ प्रोफेशनल एबिलिटी, नहीं लेक ऑफ प्रोफेशनल, ओके हमने क्या अभी क्या बोला कि इस लैक ऑफ साइंटिफिक ये हमारा बैरियर नहीं है। ठीक है, सेकंड लैक ऑफ प्रोफेशनल एबिलिटी टू अप्रेजल एविडेंस, कि हाँ लैक ऑफ प्रोफेशनल एबिलिटी है कि हम उनको यूज नहीं कर पा रहे, ये हमारा बैरियर है। लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, कि हाँ ये भी हमने भी डिस्कस किया। लैक ऑफ टाइम हाई वर्कलोड, ये भी हमारा बैरियर है। तो कौन सा नहीं है, लैक ऑफ साइंटिफिक लिटरेचर हमारा बैरियर नहीं है, बहुत सारे पब्लिश हो चुके हैं, बस उनको यूज करने वाला चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम इनको यूज नहीं कर पाए तो हम इनको क्या बोलते हैं, लैक ऑफ बैरियर, तो ये नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट ये हाँ हमारे कंप्लीट हुए 10 क्वेश्चंस हमारे फर्स्ट यूनिट में थे। आपको शायद ये जब आप इनको देखोगे पूरा अच्छे से देखोगे, हमने एक अलग से वीडियो भी बनाया, आप वो भी जाके देख सकते हो। ठीक है, रिसर्च में हमने फर्स्ट यूनिट से हमने एक थ्योरी वाला भी बनाया है, अगर आप जाके देखोगे तो आपको कंप्लीट समझ में आएगा। और प्लीज़ अपने दोस्तों को बोलना इसको लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।